23। हाँ 70, नहीं 73 नहीं, 83 होगा, 83। मे भी कंफर्म नहीं है, देख लेता हूँ। सेवेंटी सेवन होता है, 83 नहीं, 77, हाँ। चलो भाई। नहीं दिख रहा है ना। चलो जल्दी से बताओ भाई। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। बताओ, बैठे का हो? नया थोड़ी है, कुछ पढ़ाया हुआ चीज़ है। आगे। हाँ। सिक्स पीरियड और ग्रुप। बताओ जल्दी भाई, ज़्यादा टाइम मत खराब करो, है ना। ग्रुप नहीं निकल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए? हैं? बताओ कैसे लिखे हो। आगे। बोलो भाई।
हम्म, ठीक। सबसे बड़ा कॉफिशिएंट कौन है? तो पीरियड क्या हो जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में एंटर किया? डी में का कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? सॉरी, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कितना ऐड करना है? अगर डी ब्लॉक है तो दो ऐड करना है। साथ में कितना ऐड करना होगा? दो। सात दो कितना होगा? नौ। ग्रुप कौन सा हो जाएगा? नौ। और अगर पी ब्लॉक होगा तो ग्रुप निकालने के लिए कितना ऐड करते हैं? 12। चलो हो गया, फालतू बात खत्म करते हैं। जिसको आया समझ में ठीक, नहीं आया सो जाओ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेडिंग लगा लो। बताओ क्या जानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में? बोलो बोलो, चुप मत रहो। नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, आता है तो बोलो। जो किसी मेटल को ऑक्सीडाइज करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक आदमी, तुम बोलो क्या बोल रहे हो, फिर तुमसे पूछते हैं। मेटल का ऑक्साइड बनाना तो मेटल को ई करना हो गया ना, ऑक्सीडेशन करना हुआ ना। तो जो ऑक्सीडेशन किया है, तुम बोलो भाई। हाँ। हाँ। जो रिडक्शन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। उल्टा नहीं याद करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये क्या कर रहा होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर पढ़ना आपको ये है कि कोई भी चीज़, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिए किसके प्रेजेंस में? KMnO4 के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज करके। बोलते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से हम ऑक्सीडाइज कर दिए। तो हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसके लिए क्या चेक करना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चेक करना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो तो वो किसके तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैं बात करता हूँ KMnO4, यहाँ पर हम बोले मैग्नीज का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, तो इसको क्या मानोगे? x। के लिए 1 + x - 4 × 2, तो कितना हो जाएगा? बराबर में 0। तो x - 7 = 0 और x बराबर क्या हो गया? 7। तो भाई मैग्नीज का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? 7 ही होता है। और यहाँ पर मैग्नीज कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 7 में ही है। तो KMnO4 एक क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? अच्छा बताओ तो जरा, क्या H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा क्या? सल्फर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है? बोलते रहो, मुंह बंद मत करो। क्या होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन सल्फर का? 6। तो यहाँ चेक करना है क्या 6 में है या नहीं है, चेक करो इसको। 2 + x - 8 = 0, यानी x बराबर 6। 6 होने का मतलब यहाँ पे सल्फर +6 में, तो यस H2SO4 ऑल्सो आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अच्छा HNO3 चेक कीजिए, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? HNO3 चेक करना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? यहाँ पर कितना है? तो 5 ऑक्सीडेशन मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है तो इट्स बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर सवाल आ जाए सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो क्या जवाब होगा? F2। कौन होता है? F2। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोन। अभी तक जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग जानते हैं उस सब में सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2। एक क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे सजाइए फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कैसे सजाओगे, सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। है बात समझ में? सबसे बेस्ट फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, फिर। तो ये सब कहानी किसका है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी मेटल, जो भी एलिमेंट होगा वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। क्लियर है बात? दूसरा टॉपिक क्या होगा फिर? बताओ ये क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? नोट्स वोट्स कोई खोल के बैठा है? कब खोलेगा? हम्म? अरे नोट्स भेजा क्यों हूँ भाई? प्रिंट आउट करवाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कुछ कर रहे हो? कहाँ बनाए हो नोट्स, दिखाओ। कहाँ करवाए हो, दिखाओ। कब करवाएगा? चैप्टर खत्म होने के बाद? पढ़ना है भैया तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बोलो नहीं पढ़ना है। मेरा समय भी कीमती है, फालतू में टाइम देने का कोई शौक नहीं है हमको। तो ढंग से पढ़ना है भैया तो थोड़ा सा मेहनत करो। अभी नहीं करोगे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। खोलो, फोन में ही खोलो भाई, कम से कम इतना एहसान कर दो, खोल लो फोन। खोलो, ग्रुप प्रूफ है ना, क्यों भी नहीं है? ग्रुप है ना कि ग्रुप में नहीं है? है ना, हाँ तो खोल लो। खोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है कि नहीं देखो, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। मिला रिड्यूसिंग एजेंट? क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। अब पढ़ने भी नहीं आ रहा है? जी हाँ, अगर लोअर में हो या मिनिमम पर हो, है ना, मैक्सिमम छोड़ के, या तो लोवेस्ट हो या तो मिनिमम इंटरमीडिएट हो, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जरा बताओ भाई, SO2, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बताओ। प्लस में 4, पर सल्फर मैक्सिमम कितना शो करता है? तो क्या ये मैक्सिमम पे है क्या? तो इट्स बिहेव एज एन रिड्यूसिंग H2S। ये प्लस का 2 होगा तो ये माइनस का 2 होगा। सल्फर दिखाना कितना है? +6। शो कितना कर रहा है? -2। तो ये भी किसके तरह बिहेव करेगा? एज अ रिड्यूसिंग। अब पूछा जाए सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक में कौन है? क्या हो रहा है? कहाँ गए हुए थे जो अभी आ रहे हो? क्या हो गया? क्या हुआ है? ठीक हो ना? ठीक हो ना? तब क्लास ले सकते हो ना? ठीक है, बैठो। अब ऐसा बातें बोल दिया कि पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं। चलो, तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसको हम लोग मानते हैं भाई? तो ऑर्डर सीधे उलट देना। I2, फिर Br2, फिर Cl2, फिर F। तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन, सबसे लोवेस्ट फ्लोरीन। और ऑक्सीडाइजिंग में बात करेंगे तो सबसे बेस्ट फ्लोरीन, सबसे लोवेस्ट आयोडीन। याद रहेगा? अगला हमारा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा नाम है वैसे याद करवाने का कोशिश करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में कितना वर्ड है? 3 वर्ड है, या 3 क्या बोल, हाँ वर्ड ही, 3 वर्ड है, यानी ये 3 ग्रुप पर ही अप्लाई होगा। कितने ग्रुप पर? और 3 एलिमेंट पर। इनर्ट पेयर इफेक्ट में कितना वर्ड है? 3, यानी 3 ग्रुप और 3 एलिमेंट इसी पर लग गया। कौन कौन सा एलिमेंट है देखो? टेलोरियम, लेड, और इन्हीं तीनों पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता क्या है तो बताओ, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का सेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है इनर्ट का? हम्म? रिड्यूस करना। इनर्ट का क्या मतलब? इनर्ट का मतलब क्या होता है? गैस नहीं, जो स्टेबल है, जो स्टेबल है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में नहीं देगा, उसी को क्या बोलेंगे? इनर्ट बोलेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आपको s ऑर्बिटल दिखाता है। कौन दिखाता है? s
ऑर्बिटल। ठीक है, और किन किन कंडीशन में दिखाएगा? टेलोरियम, लेड और बिस्मथ के कंडीशन में दिखाएगा। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टेलोरियम किस में आता है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसी कंडीशन में आ रहा है। अच्छा, अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p 6 2 8 2 10 3s2 3p2 2 2 4 से 10 2 12 और 1 13, सॉरी 3p1। हाँ ठीक है, वो काउंटिंग में गड़बड़। इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अगर टेलोरियम का लिखने बोले तो बताओ, बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, जेनॉन लगाते हैं। यही होगा ना? टेलोरियम से पहले कौन आता है? यहाँ से लिख के देख लो, हीना, नीना और का एक्सरे रंगीन। तो इससे पहले नोबल गैस तो ये है, इसको डाल दिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। 54 तक का तो काम बन गया। अब टेलोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोचो, इससे पहले कौन है? जेनॉन है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54। फिर शुरू कहाँ से करेंगे? 54 के बाद एस ब्लॉक में आएंगे। दो ग्रुप किस में? एस ब्लॉक में। तो 55 और 56। 57 पे लैंथेनम होता है, यस और नो? उसके बाद 14 एलिमेंट गायब हो जाता है। 57 में 14 जोड़ो, कितना होगा? 71। 71 के बाद 10 और आएगा, डी ब्लॉक, कितना हो गया? 81। उसके बाद कौन आएगा? 82। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 82। सही से जोड़ा है ना? जोड़ा है ना सही से? 54 में 14, 57 में 14, 57 प्लस 14 कितना हुआ है? 71 81 82। हाँ तो ठीक है, 82 एटॉमिक नंबर मिल गया। कौन से पीरियड में है भाई? 6 पीरियड में। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 6s2 4f 14 5d 10 6p1। इज इट क्लियर और नॉट? आया ना? अब बड़े ध्यान से देखना, बोरॉन को किसी के साथ रिएक्ट करना है। बोरॉन को किसी के साथ रिएक्ट करना है। बोरॉन के पास कोई आया तो बोरॉन अपने p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेगा? B+ बना सकता है, नहीं बना सकता है? क्या बोरॉन, देखो दोनों पीरियड सेम है, तो बोरॉन 2 और भी देना चाहेगा, हाँ या ना? तो B+ से क्या बना सकता है? B3+, हाँ या ना? यस और नो? B3+ बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई d ऑर्बिटल है क्या? कोई f ऑर्बिटल है क्या? और हम बताए हैं d और f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यस और नो? अगर d और f किसी भी एलिमेंट में आ जाता है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करता है, और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मजबूती से अपने तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट करता है, यस और नो? एल्युमिनियम के पास कोई आएगा तो एल्युमिनियम भी अपना 2 और 1 3 देके क्या बनाना चाहेगा? Al3+। देखते भी होगे कि जब हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2। और एल्युमिनियम जैसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम को देना कितना है? 3 अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो भाई ठीक है, बोरॉन भी 3 दे के मस्त है, एल्युमिनियम भी 3 देना चाह रहा है। लेकिन जब हम टेलोरियम के पास आएंगे तो यहाँ पर F भी पूरी तरह से फुलफिल है, D भी पूरी तरह से फुलफिल है, और F और D आने के वजह से यहाँ पर शील्डिंग कमजोर हो जाएगा। और ये जो S है, S में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको जो न्यूक्लियस है मजबूती से पकड़ के रखेगा, अपने तरफ ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करके रखा होगा। तो क्या इस 2 इलेक्ट्रॉन का अब निकलना पॉसिबल है क्या, जितना आसानी से ऊपर निकल रहा था? तो अब ये सिर्फ कितना दे पाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और ये अपने आप को क्या बनाना चाहेगा? Tl+1। यही इफेक्ट कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर s ऑर्बिटल किसके तरह बिहेव करने लग गया? एज अ इनर्ट, अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है। रीजन क्या है? कि D और F उसको शील्डिंग को, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसको शील्ड नहीं कर पाया। अगर शील्ड कर पाता तो ये दोनों भी निकल जाता। तो अब बताओ, ऊपर वाला उसी फैमिली का, एक ही फैमिली है, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, एक ही फैमिली है, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन में ऊपर वाला कहाँ स्टेबल है? 3 में या 1 में? और नीचे वाला कहाँ स्टेबल है? 1 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कि जब आप देखिए B3+, B के बाद क्या बनेगा? Al3+, फिर
Ga3+, फिर In3+, और फिर Tl3+। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा होगा नीचे की तरफ या इंक्रीज कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा हो, क्योंकि नीचे Tl+1 स्टेबल है, ना कि Tl+3। तो जब भी हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान देते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन अगर यही हम बोलें B1+, Al1+, Ga1+, In1+, और Tl1+, तो बताओ अब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से सीबीएसई या बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन फिक्स रखो, इस साल आना ही आना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब वो जैसे पूछ ले, ऐसा ऑर्डर पे पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि वाई अपर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इज स्टेबल एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर एलिमेंट इज स्टेबल एट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट क्लियर? अब नोट्स खोल के सारा बात एक बार पढ़ो, देखो सब कुछ वहां लिखा हुआ है। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट 3 ग्रुप पे, 3 एलिमेंट पे लगेगा। कौन कौन सा है? टेलोरियम, लेड और बिस्मुथ। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, टेलोरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के हमने आपको दिखाया। Tl+1 हुआ और एक Tl+3 हुआ। देखो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, +4 कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, Tl+1 या Tl+3? Tl+। बगल में देखो पॉइंट लिखा हुआ है, पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F, एस इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, यही कहानी मैंने कार्बन और लेड के ग्रुप में समझा दिया है, और यही कहानी हमने नाइट्रोजन और बिस्मथ में आपको समझाया है। ठीक है, ठीक है ना भाई? अच्छा, अगला पॉइंट पढ़िए, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। और स्टेबिलिटी ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है भाई? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, एनएस डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। यही पूरा कहानी है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अगले पेज पर मूव ऑन कीजिए। ये सारा ऑर्डर हम वहां पर वापस से लिखे हैं, जो एक ऑर्डर लिखे हैं बोरॉन के लिए, वैसा ही कार्बन के लिए है, वैसा ही नाइट्रोजन के लिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है भैया, कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली आपके सिलेबस में नाइट्रोजन से, तो सिर्फ एक ही फैमिली है जहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पूछा जा सकता है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन। क्योंकि उसके बाद जो फैमिली, उसमें इनर्ट पेयर देखने को मिलता ही नहीं है, तो ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? अब इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या क्या पता कर सकते हैं? तो एप्लीकेशन नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब सवाल आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, पीबीओ ज्यादा स्टेबल या PbO2? क्या जवाब दोगे? कैसे जवाब दोगे, जरा सोच के बताओ। पीबी, याद करो, क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट पीबी पे लग सकता है क्या? लगता है ना? अच्छा, अब पीबी अगर इनर्ट पेयर लग रहा है, पीबी कहाँ है? नीचे है। नीचे में लेस ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा या हाई? जरा यहाँ ऑक्सीडेशन चेक करते हैं, तो पीबी किस में है? +4, और यहाँ प्लस, विच इज मोर स्टेबल? रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, PbCl2, PbCl4, SnCl2, SnCl4, दिख रहा है? उसी तरह से पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आइडेंटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग। कैसे भाई? तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है Pb+4, और ये खुद को कहाँ, अच्छा Pb+4 है, मान लो जैसे ऐसा है, मैं ये देता हूँ, एक सेकेंड, मैं बोलता हूँ PbO2 किसके तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? सोच के जवाब दो। PbO2 किसके तरह बिहेव करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ये कौन से ऑक्सीडेशन पर है? +4। और हमको पता है इनर्ट पेयर ये बोलता है कि भाई पीबी जो है अपने लेस ऑक्सीडेशन नंबर पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये किसी भी तरह से अपने आप को Pb+4 से कहाँ लेके जाना चाहेगा? Pb+2 में। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या हुआ है? रिडक्शन। और जो रिडक्शन होता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेंस PbO2 बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन नीचे भरा पड़ा है, कर लोगे? और एक एग्जांपल कर लें, चलो कर लेते हैं भाई। SnCl2,
SnCl2, बताओ किसके तरह बिहेव कर रहा है। तो पहले SnCl2 का ऑक्सीडेशन चेक करें कितना है, +2। अच्छा भाई और जरा सोचते हैं, Sn, क्या इस पर कोई इनर्ट पेयर लगता है क्या? हाँ, नहीं लगता है। अच्छा Sn किस में आता है भाई? काशी गए संत प्रभु। यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैक्सिमम कितना होता है? 4। तो ये खुद को क्या बनाना चाहेगा? +4 बनाना चाहेगा, यस और नो? है कितना में? तो अपने आप को क्या बनाना चाहेगा? SnCl2 से क्या बनाएगा? SnCl4 बनाएगा। यानी अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन में आएगा? +4 में। तो 2 से 4 में जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो इट इज बिहेव एज अ। ये सारा कहानी आप लोग सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट पे खेल रहे हैं। कोई दिक्कत क्या है? नहीं है कोई दिक्कत? चलिए अगला है, इसमें नहीं किए हैं, इसमें भी तो इनर्ट पेयर ही किए हैं, क्योंकि नीचे जाने पर क्या हो रहा है? नीचे जाने पर हमारा क्या कम होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कहाँ लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? लेड पर। तो इसको मिनिमम देना है, लेकिन इसको तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, ये तो अपने आप को अच्छा ही रखना चाहेगा 4 में। तो है 2 में, तो कहाँ जाएगा? 4 में, इसलिए। लेकिन अगर ये कभी 4 में दिखेगा तो खुद को कहाँ ले जाता है? तुरंत 2 में ले जाता है। तो 4 से 2 में गया तो रिड्यूस हो गया यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 2 से 4 में गया तो ऑक्सीडाइज हो गया यानी रिड्यूसिंग। बोलो क्लियर है बात? अच्छा, तीसरा नंबर आपका नहीं है, उसको आप हटा दीजिए, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। पॉइंट थर्ड, डबल कर नहीं, भी नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी जरा चेक कीजिए, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो समझ रहे हो, स्टेबल होना। थर्मल का क्या मतलब है? थर्म मतलब हीट, यानी कौन सा कंपाउंड है जो ज्यादा हीट बर्दाश्त कर रहा है और खुद को स्टेबल रख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। जरा चेक करिए, आइए क्वेश्चन है हमारा CCl4, अगला है SiCl4, अगला है GeCl4, उसके बाद है PbCl। क्या एक ही ग्रुप का है सब? काशी गए संत प्रभु, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 +4 +4 +4। अच्छा भाई, नीचे जाने पर हमारा क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा, क्या डिक्रीज होना चाहिए भाई? ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? थर्मल स्टेबिलिटी के। तो नीचे जाने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना है, तो नीचे जाने पर हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ये ऑर्डर आपको याद रखना। क्लियर है? कहाँ? हम्म, कहाँ? तो यहाँ पे क्वेश्चन था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, कि खुद को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं। यहाँ ऑक्सीडाइज रिड्यूस का बात नहीं है, यहाँ पर है कि थर्मल स्टेबिलिटी कितना है। अगर इसी में पूछा जाता कि ऑक्सीडाइज करेगा रिड्यूस करेगा, तो ये भी 4 में रहेगा, ये भी 4 में रहेगा, ये भी 4 में, लेकिन ये खुद को कहाँ लेके जाएगा? 2 में लेके जाएगा, खुद को डिक्रीज करेगा 2 में। तो देखो यहाँ पर तो हम लिख ही दिए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो नीचे जाने पर इसका तो सबसे कम होना ही होना है, और इसका सबसे ज्यादा होना ही होना है। बाकी जनरल पैटर्न दौड़ा दो, बस हो गया। यही क्वेश्चन दूसरा समझो, इसी को ऐसे बना लेते हैं, CCl2 SiCl2 GeCl2 PbCl2। बताओ तुम क्या होना चाहिए? क्योंकि पीबी नट पेयर इफेक्ट दिखाता है, वो खुद को अपने को कितना में रखना चाहेगा? +2 में। और ये सब भी +2 में है, तो सबसे ज्यादा किसको होना है? इसको। सबसे कम किसको होना है? इसको। तो एक ऑप्शन ही तो बचा है, खत्म। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो ये 3-4 एप्लीकेशन आप इनर्ट पेयर इफेक्ट से लगा सकते हैं। क्लियर है भाई? चले आगे। नेक्स्ट मेजर पोर्शन, ऑक्सो एसिड। देखो रटने को मैं रटा सकता हूँ, जैसे इसका नाम बताओ, H3BO4, सॉरी H3BO3, 4 नहीं, H3BO3, क्या नाम होता है इसका? बोरिक एसिड, ठीक। अच्छा और बताओ,
HNO2 इसका नाम बताओ, बिना देखे खुद से ट्राई करो। है नाइट्रस, वेरी गुड। और लेते हैं HNO3 इसका नाम बताओ। ठीक। H3PO4 H3PO2। अच्छा, और H3PO3 H3P, अच्छा एक एक बच गया। और H3PO3 इसका नाम बताओ। इसका क्या बोले हो? H3PO4 का क्या नाम बताए हो? अच्छा, उसके बाद H3PO3 का? ये फॉस्फोरिक, ये फॉस्फस। ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिस है तो याद है। बाकी हम एक तरीका बनाए हैं अपने हिसाब से, पसंद आता है तो उसी को फॉलो करना, आसानी होगा उसमें। देखो, जैसे लिखा हुआ है नोट्स में ध्यान दो। सबसे पहला 13th ग्रुप है, 14th है, 15th, 16th और 8। तो देखोगे ध्यान से, कोशिश करना समझने का। 13, 14, 15। मैं फिर से बोलूंगा, 13, 14 तुम्हारे सिलेबस में, 15 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पढ़ाना है मुझे तो मैं एक बार पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। काम आएगा तो ठीक, नहीं तो बाद में जो हो। इतना ही होता है, 2, 4, 6 ग्रुप। ठीक है। तो जब 13th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा और वो अपने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसमें आप नाम में लगाइएगा इक एसिड। क्या लगाइएगा? जैसे मैंने अभी बात किया था H3BO3, इस बी कौन से ग्रुप का है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो बोरॉन का, कितना है? +3। बोरॉन को बोरॉन पढ़ते हैं, बोरॉन में इक एसिड लगाना है, क्या नाम होगा? बोरिक एसिड। अब इतना बात याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा नामकरण का। क्लियर है भाई? तो जो 13th ग्रुप है वो जनरली +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। 14th ग्रुप जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? प्लस। आते ही क्या लगाना है? एक एसिड। अच्छा, जरिए बात करते हैं। H3CO3। हाँ चलो, इसका बताओ। H2CO3 इसका क्या नाम होगा? पहले चेक करो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। आंख बंद करके नहीं, देखो, हम क्वेश्चन और भी कुछ दे सकते हैं, थोड़ा देखो, प्रैक्टिस करो। क्या रे मनदीप, क्या कर रहा है? नहीं पढ़ना है तो घर जाओ। तो क्या नाम होगा? कार्बन है तो क्या नाम होगा? कार्बोनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। गुड। ठीक है भाई। अब यहाँ देखते हैं 15th ग्रुप में कौन आता है, उसका निमोनिक्स बताओ। 15th ग्रुप में कौन कौन आता है? वाह वाह वाह। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर 3 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। देखो भाई, +5, +3, प्लस। अगर +5 होगा तो आप क्या लगाइएगा? +3 होगा तो क्या लगाइएगा? और +1 होगा तो आप लगाइएगा हाइपो डॉट 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 अस एसिड। समझ में आया बात? अब हम 3 एग्जाम्पल देंगे, जरा बताना, रटा हुआ नहीं, यहाँ पे बैठा के। H3PO4, H3PO3, H3PO। तीनों में फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15th, 14th, 13th, 16 कहाँ का है? तो चेक करना है तीनों का फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर फॉस्फोरस 4 दूना, तो इसका नाम होगा फॉस्फोरिक। और इसका नाम होगा, अभी जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ध्यान से पढ़ते रहो, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा कहाँ? ग्रुप नंबर 15th में। 16th जनरली क्या दिखाएगा? प्लस का 6। और इसमें क्या नाम दोगे? इक एसिड। जैसे मैं बात करूं H2SO4, तो अभी तक याद ही था, लेकिन अब समझ में आया क्यों बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर S का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 6। तो इक एसिड लगाएंगे, सल्फर में एक लगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। 17th में 4 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 7, 5, 3 और 1। प्लस का 7,
प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 1। देखो नोट्स देखते रहो, नोट्स देखते रहो। बताओ 7 वाले को क्या पढ़ते हैं? अच्छा एक 4 भी छूट गया ना, एक 4 भी लिख लो। 3 4 7 5 3 4 1 +7 +7 पेरिक एसिड पर इक एसिड। पेरिक नहीं पढ़ना है, ट्रिक है ना, पर इक। अब पर और इक के बीच में नाम आएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरिक, क्लोरीन होगा तो फ्लोरिक। क्लियर है बात? तो इसका क्या नाम रखेंगे? पर इक एसिड। अगला बताओ +5 वाला, सीधा इसको क्या पढ़ेंगे? +3 अस एसिड +1 बताओ हाइपो अस एसिड। 4 नहीं होगा ना, 4 नहीं शो करेगा ना कोवैलेंसी, क्लोरीन 4 सो ही नहीं करेगा। 18th में क्या दिखा सकता है? जेनॉन ही दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। +8 और +8 को क्या पढ़ोगे? और +4 को? क्लियर है भाई? जरा इसका नाम बताओ। हम्म, इसका नाम बताना। हाँ, तो इसका क्या नाम होगा? अच्छा कार्बोनिक एसिड है। CO2 कार्बोनिक पढ़ते हो? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो जेनॉन डाइऑक्साइड होगा। एसिड क्यों होगा भाई? उससे क्या मतलब है? हम ऑक्सो एसिड पढ़ाएंगे तब ना। यहाँ पर खाली O दिख रहा है तुमको, यहाँ पर सिर्फ O दिख रहा है कि उसके साथ हाइड्रोजन भी आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, ही नहीं कि कहीं पर जेनॉन का +4 दिख रहा है तो उसको जेनिक एसिड पढ़ देंगे। जो नॉर्मल रेगुलर पैटर्न चलता है वो चलेगा। जेनॉन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। अब देखो नोट्स में किसको किसको क्या क्या पढ़ते हैं लिखा हुआ है। HClO4 HClO3 HClO2 HClO, ये सब का नाम देखो क्या होगा, खुद से बनाओ। HClO4 HClO3 HClO2 HClO, सबका नाम बताओ भाई। जल्दी जल्दी नाम बता। हाँ, फिर 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 समझ में आ गया बात? अच्छा इसका बताओ। हम्म, जेनिक एसिड। अच्छा इसका बता दो फिर। हम्म, तो ठीक है भाई, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है। यही सब एसिड है, रटना है रटो, तरीके से पढ़ना है तरीके से पढ़ो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भाई? यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? ये दे देगा, बोलेगा नेम, तो याद होना चाहिए, या इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा कि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितना POP बॉन्ड है, कितना PO बॉन्ड है, क्या है, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? आगे चले? बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत अच्छे से याद रखना है। इक एसिड, कोई सा भी इक एसिड हो, सल्फ्यूरिक हो, नाइट्रिक हो, फॉस्फोरिक हो, क्लोरिक हो, कोई सा भी इक एसिड है, ठीक है, उससे अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, उसमें क्या ऐड कर दें? एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो उसका क्या नाम हो जाता है? पर इक एसिड। नोट्स देखते रहना है और यहाँ बोलते रहना है, मैं लिखते चलूंगा, ठीक है? पर एक एसिड। अब इसका एग्जाम्पल भी कराएंगे। अच्छा अगर हम एक ऐड करने के बजाय एक ऑक्सीजन उससे कम कर दें तो उसका क्या नाम हो जाएगा? अस एसिड। क्या नाम हो जाएगा भाई? अस
एसिड। अभी हम एग्जांपल करा के भी दिखाएंगे तो क्लियर होगा। ये सब ट्रिक है, याद रखने का आसान तरीका है, बाकी फिर रटना पड़ता है। अच्छा, ये जो अस एसिड आया है, इसमें से भी अगर एक और ऑक्सीजन कम कर दे तो कहाँ चला जाएगा? हाइपो अस एसिड। कहाँ चला जाएगा? हाइपो अस। बात नहीं करो रोशन, सीधा बैठो। हाइपो अस एसिड। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा? अच्छा, ये जो इक एसिड है, इसमें से अगर हम H2O माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, तो क्या बनता है? मेटा इक एसिड। अब मेटा क्यों बोलते हैं ये भी अभी समझाते हैं। मेटा इक एसिड, मेटा इक एसिड इसको तभी बोलेंगे जब हाइड्रोजन माइनस करने के बाद भी उसमें एक न एक हाइड्रोजन बचा रह जाए, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, तब उसको क्या बोलेंगे? मेटा इक एसिड। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप हाइड्रोजन माइनस करें तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन ना बचे, तो उसको हम लोग एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, किसको किसको समझ में नहीं आया है? और तो थोड़ा दिमाग चलाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम इसमें कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई भी इक एसिड है, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? पर इक पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन उसमें से घटा देंगे तो उसको अस पढ़ेंगे। अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे। जैसे देखो यहीं पे सबर कर लो थोड़ा सा, देखो यहाँ पर। जैसे देखो, देखो यहाँ H3PO4 क्या नाम होता है इसका भाई? क्या नाम होता है? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन घटा दो तो क्या बनेगा? H3PO3। क्या पढ़ते हो इसको? तो इसमें हम क्या नया पढ़ा रहे हैं, खुद सोचो जरा। एक ऑक्सीजन कम किए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? एक ऑक्सीडेशन बढ़ा हुआ था तो कितना था? 5 था, तो उसको क्या पढ़ते हैं? एक घटा दिए तो उसको क्या पढ़ते हैं? अब इसमें से भी एक और कम कर दो तो क्या बनेगा? क्या अभी इससे पीछे पड़े हो? क्या पढ़े हो भाई? तो क्या नया पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा अकल लगाइए भाई, बेवकूफ़ी वाला काम नहीं कीजिए। हैं? कहाँ लिखा है +3 में? हैं? ये हम 13th ग्रुप का एग्जाम्पल दिए हैं। अरे भाई, ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, सारे ग्रुप पे लगेगा। फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरस में जो इक होता है वो होगा, बोरॉन होगा तो बोरॉन का खेल खेलोगे। थोड़ा सा अकल लगाओ, सबर रखो, अभी समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए भाई कि मेटा कब होगा, एनहाइड्राइड कब होगा? अभी एक एग्जांपल लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर इक एसिड को डबल कर दें, 2 टाइम कर दें, किसको? इक एसिड को, और उसमें से क्या माइनस कर दें? H2O, तो उसका क्या नाम हो जाता है? पायरो इक एसिड। क्या नाम हो जाता है? पायरो इक एसिड। याद रखना पड़ेगा भैया, इतना आसान नहीं होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तुम लोग का डिलीटेड है ना? सीबीएसई में पी ब्लॉक नहीं है ना? बताओ भाई, पी ब्लॉक है कि नहीं है? चलो कोई नहीं। तो देखो भाई, इक एसिड को डबल करके हाइड्रोजन माइनस किए तो क्या नाम हो गया? पायरो इक। अगर अस एसिड को डबल करके माइनस कर दे हाइड्रोजन तो क्या नाम हो जाएगा? अब इससे आसान हम नहीं पढ़ा सकते, माफी चाहेंगे। इससे इजी हम नहीं ट्रिक बना सकते हैं। हम जब पढ़े थे तो हम रटे थे, फैक्ट बात है। ये सब ऑक्सो एसिड होता है, पूरा रटना पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर एवरीथिंग। हम सब समझा रहे हैं, समझ में आता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। सल्फर ट्राई हैलाइड, सॉरी, सल्फर ट्राईऑक्साइड पढ़ो, या सल्फर एनहाइड्राइड भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल पढ़ सकते हो, यही तो क्वेश्चन आता है कि SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, ऑप्शन रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, किसका किसका, तो बताना पड़ेगा। ये कितनों को यहाँ पर समझ में आ रहा है? ये बात कितनों को समझ में आ रहा है, क्या करना है?
बस एक हटाना है, एक जोड़ना है, एक हटाना है, एक जोड़ना है, जोड़ घटाव करने तो आता है ना इतना। अब इस पे हम एग्जाम्पल देते हैं, नाम बताना चुपचाप जिसको आता है। चलो भाई ध्यान दोगे, यहीं पे हम रखते हैं इसको छोटा करके। चलिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। H2, चलो H3PO4 पे लेते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। H3PO4, बताओ इसका क्या नाम होता है, बोलो भाई, चुप चुप, सब शांत रहेगा, आदर्श और रोशन के अलावा कोई नहीं बोलेगा। बोलो इसका क्या नाम होता है। क्या नाम है इसका भाई। फॉस्फोरिक एसिड। अब मेरा सवाल है, इसमें हमने एक ऑक्सीजन को क्या करना है, ऐड। क्या करना है, क्या बनेगा नया फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या नाम होगा इसका। हम्म, पर, अब एग्जाम में क्या आएगा पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पर फॉस्फोरिक एसिड। अब सर पकड़ के बैठ जाओगे कि हम तो रटे ही नहीं, इसीलिए हम ट्रिक दे रहे हैं। एक एसिड से तुम दुनिया के सारे एसिड में पहुंच सकते हो, बस याद होना चाहिए कि कहाँ ऑक्सीजन ऐड करना है, कहाँ हाइड्रोजन घटाना है, कहाँ जल घटाना है, कहाँ डबल करना है। अच्छा, H3PO4 से हमने एक ऑक्सीजन कम करना है, बताओ क्या बनेगा, फॉर्मूला पहले बताओ। अब इसका नाम बताओ। फॉस्फोरस। अच्छा एक और चीज बोले थे कि यहाँ से हमको एक बार क्या माइनस करने का, H2O। तो जरा करते हैं माइनस, H2O माइनस करते हैं, हमको क्या मिलेगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे रखते हैं HPO3। इसका क्या नाम होगा, मेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आएगा। मेटा फॉस्फोरिक एसिड में कितना H होता है, हाउ मेनी ऑक्सीजन इन मेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्या होता है फॉर्मूला। फिर पूछेगा क्या होता है स्ट्रक्चर, तो ये सबका स्ट्रक्चर अभी बनाना सिखाएंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूला याद करना सिखा रहे हैं। क्लियर है बात, समझ गए। क्योंकि मेटा इसलिए बोले क्योंकि पानी खत्म करने के बाद भी इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है, अगर नहीं होता तो वो एनहाइड्राइड बना लेता। अच्छा, अगर हम इसको डबल करके पानी माइनस करें, इसका डबल करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। अब इससे क्या घटा दो, क्या बचेगा भाई, हाँ या ना, क्या नाम होगा इसका। अब बताओ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला। तो याद होना चाहिए कि पायरो तो हम वहां लगाते हैं जहां पर एक एसिड को डबल करके उसमें से क्या हटाना है। तो भाई एक एसिड याद करके पूरा एसिड बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर मेहनत कितना याद करके जाते हो। बताओ अगर इसको मैं बोलूं डबल करके इससे निकालो तो क्या होगा डबल इसका, बताओ क्या बनेगा, क्या नाम होगा इसका। पायरो, अच्छा जी। और एक क्या था, इससे भी एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या नाम था, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या फॉर्मूला बनेगा, H3, तो सिर्फ ऑक्सीजन हटाएगा। ओके, बोलो, कुछ था जो समझ में नहीं आया। PO3 बन ही नहीं सकता है, एक H2O घटाने पे PO3 आएगा क्या, खुद से सोचो, बोलो कोई दिक्कत। हम्म, तो यही सारा एसिड्स ऑफ होता है फॉस्फोरस। ये इतना एसिड आपको पढ़ के जाना है, इन सारे एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, सारा एसिड का रिएक्शन पढ़ना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। इसी तरह से ऑक्सो एसिड अभी पढ़ेंगे नाइट्रोजन का, इसी तरह से ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे सल्फर का, बस यही तीन इंपॉर्टेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत भाई, ठीक है।
तो इतना होता है किसका, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड। अगला आप तुम लोग खुद से बताओगे भाई। फॉस्फोरस हो गया। अब आइए HNO3, बोलो क्या नाम है। चुप रहो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, बोलो भाई नाम बोलो। नाइट्रिक एसिड। अब इससे एक ऑक्सीजन कम करेंगे हम, इसका पहले नाम लिख लेते हैं ना, नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन इससे करने का खत्म, क्या बनेगा HN, क्या नाम होगा इसका, नाइट्रस। अच्छा जी, एक ओ बढ़ा दो, क्या नाम होगा। हम्म, 5 होगी, अच्छा सॉरी, ठीक है। HNO4, इसका क्या नाम होगा, पर नाइट्रिक एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको भाई हम लोग, पर नाइट्रिक एसिड, या इसी का दूसरा नाम होता है परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। दोनों एक ही बात, परऑक्सी नाइट्रिक। शुरू से पढ़ाते हैं परऑक्साइड परऑक्सी, परऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा जहां पर परऑक्सी रहता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल किसके प्रेजेंस में करते थे, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, याद है। आगे अब क्या कर सकते हैं भाई, चलिए अब इसको डबल करके इससे हाइड्रोजन माइनस करते हैं, सॉरी पानी माइनस करते हैं, डबल करो क्या होगा, H2 माइनस H2O, तो क्या बनेगा, क्या नाम होगा इसका, हाँ। तो क्या हो गया देखो, इससे जब माइनस करने के बाद इसमें कोई हाइड्रोजन बचा क्या, तो क्या नाम होगा एनहाइड्राइड। और नाइट्रोजन का है तो क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रिक नाइट्रिक एनहाइड्राइड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से आ रहा है ना। तो क्या नाम बोलेंगे इसको, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। अच्छा इसका और भी नाम होता है अगर ऑक्साइड में पढ़ना चाहो तो, नाइट्रोजन पेंटा। एनहाइड्राइड करने का मतलब है कि आप उससे H को हटा दीजिए, पूरा H कैसे भी हट जाए वो उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। सवाल आएगा N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, तो क्या जवाब होगा, HNO3। ये बात, तो बस नाइट्रोजन में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा ऑक्सो एसिड नहीं होता है। जैसे वहाँ था कि O घटाएं H2O घटाएं वगैरह वगैरह, नहीं, यहाँ पर इतना ही होता है। तीन टाइप का, HNO2, N2O5 और HNO4, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक और भी होता है पर उतना आगे जाने का जरूरत नहीं है, एक और हटा लोगे तो HNO बन जाएगा, उसका डाइमर एग्जिस्ट करता है, गोली मारो। कोई दिक्कत, फॉस्फोरस का सीख गए, नाइट्रोजन का सीख गए। अब एक और भाई साहब बचे हुए हैं, सल्फर। कौन है, सल्फर फिर कहाँ से उठाएंगे, सल्फ्यूरिक से ही उठाएंगे ना। अब तुम लोग खुद से इसका बना के कॉपी पे चेक कराओ मुझे, जितना आता है, बिना चीटिंग किए खुद से ट्राई करना है, खुद से बनाना है भाई, और क्या। हाँ, जो तरीका किए वैसे करना है, एक बार ऑक्सीजन घटाओ एक बार ऑक्सीजन जोड़ो, उससे पानी निकालो, डबल करके पानी निकालो, करो सब काम।
सेंट्रल एटम। सिंगल सेंट्रल एटम का मतलब कि एक ही सेंट्रल एटम होगा जिससे ब्रांच लगेगा। जैसे जैसे H3BO3 क्या है, BO3। तो एक सेंट्रल एटम कौन है हमारा, बोरॉन। अब कोशिश क्या करना होता है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ध्यान ये देना होता है कि जितना H है उतना OH लगा दें। क्या करें, जितना H है उतना क्या लगाएं, OH लगाने का कोशिश। दूसरा चीज क्या ध्यान रखते हैं कि अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का, सेकेंड, जैसे बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये सब कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है, हाँ या ना। तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कितना रखना है, हमेशा sp2, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कितना रखना है, sp2 का मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड देना है, 3। यानी इससे हमको कितना सिग्मा बॉन्ड लगाना होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड लगाना होगा, क्योंकि ये कौन से ग्रुप पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। कितना हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 क्या ऐड करना है हमको, OH क्या ऐड करना है, देखो 3 OH ऐड करने पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, अच्छा 3 ऑक्सीजन लगाना था, लग गया 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन लगाना था, लग गया 3 हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया H3BO3 का। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई दिक्कत है क्या। अगर ये सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट ना हो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, जैसे फॉस्फोरस हो, क्लोरीन हो, सल्फर हो, तब हाइब्रिडाइजेशन कितना रखना है, sp3। और एक चौथा रूल है कि जब भी फॉस्फोरस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, फॉस्फोरस से रिलेटेड कोई भी चीज स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये तो एकदम फिक्स रहेगा, ये आपको बना लेना है ऐसे। ये इतना पार्ट एकदम हर एसिड में फिक्स रखना है, बाकी सेम रूल जो बताएंगे वो फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई। चलो तो अगला स्ट्रक्चर कोशिश करो बनाने का, H2CO3। सबसे पहले देखना है कार्बन एक सेंट्रल एटम होगा, क्लियर है बात। कार्बन कौन से पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रखना है, कितना हाइड्रोजन है, तो कितना अल्को मतलब OH लगाना होगा, 2 OH हमने लगा दिया। 2 OH लगाने के बाद एक ऑक्सीजन तो बच गया। कार्बन को कितना वैलेंसी चाहिए, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर तैयार। रटने को रट सकते हो, समझने का तरीका ये। बोलो आया समझ में रोशन। चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं। बनाओ HNO3 का बनाओ, HNO3, HNO3। तो N आपका सेंट्रल एटम, एक H है तो एक क्या लगा दिए, OH। एक ऑक्सीजन को कितना देना है, डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना चुका है, अब चौथा बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना पड़ता है, यस और नो। तो इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे, या इसी स्ट्रक्चर को हम कल भी बताएं कैसे बना सकते हैं, माइनस प्लस लगा देंगे, ऑक्सीजन को माइनस, इस पर प्लस, स्ट्रक्चर तैयार हो। HNO2 का बनाओ, HNO2, बस लोन पेयर एक दिखाना पड़ेगा, OH लगाओ, N डबल बॉन्ड O, और एक इसके पास क्या बच जाएगा, लोन पेयर। इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो बात। चलो अब मुझे H2SO4 का बना के दिखाओ, H2SO4। H2SO4। हेलो, हाँ हेलो, अच्छा अच्छा, कहाँ पर हैं आप, हाँ ठीक है, हम भेज रहे हैं, वहीं पर रहिए, भेज रहे हैं।
पेड नहीं है ना? बनाओ भाई जल्दी से। कैसे बनाए हो बताओ। सेंट। यही बनाए हो सारे लोग? क्या हुई? नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? इतना पता चला कि एस जो है वो एक सेंट्रल एटम है। एच कितना है? H2SO4 में एच क्या गो है? तो कितना एच दो है तो कितना ओ एच जोड़ेंगे? बताए हैं ना, जितना एच होगा उतना क्या ऐड करना है? ओ एच। अब कितना ओ बच गया? H2SO4, दो ओ यूज हो गया तो कितना ओ बचा? एक ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। हो गया। हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए सल्फर का? sp3, क्योंकि थर्ड पीरियड का। तो चेक करो, 1 2 3 4। पूछा जाए H2SO4 में हाउ मेनी पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई। पी पाई। वेरी गुड, क्योंकि एस जो है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो एस भी यूज हो चुका है, पी भी यूज हो चुका है। तो बचा क्या? डी बचा। तो सल्फर अपने डी से ओवरलैप करेगा और ऑक्सीजन अपने पी से। तो जो पाई बॉन्ड बनाया है दो, वो पी पाई और डी पाई के बीच में है। बाकी बस वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हाउ मेनी, देखो, हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन H2SO5, 5, H2SO5। तो भैया आपको पता होना चाहिए पहले कि H2SO5 का नाम क्या है। जरा बताओ क्या नाम है? 5। फाइव। परऑक्सी सल्फ्यूरिक। परऑक्सी मतलब, परऑक्सी मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बीच में, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बने। तो अब जरा बनाइए दिमाग लगा के। पहले स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो पाई पता चलेगा। पढ़ सकते हैं उसको, परऑक्सी भी पढ़ते हैं। रीजन इसलिए दिए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगा। हाँ। अच्छा रुको, हम पता कर पूछते हैं।
बना? नहीं बना। H2 एस सेंट्रल एटम है, दो OH लगा दो, एक डबल बॉन्ड O लगेगा, कितना ऑक्सीजन यूज हो गया? ये कौन सा बॉन्ड है? परऑक्साइड बॉन्ड है या नहीं है? परऑक्सी इसीलिए तो नाम बोल रहा हूँ ना। हाँ, हाँ तो H3 होगा, माई मिस्टेक। H3SO5 होगा, माई मिस्टेक। नहीं, H3 तो नहीं होता है, H2 ही होता है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हाँ, चलो भाई, अभी हो गया। दो ऑक्सीजन था, दो OH लगाना है, पर ध्यान क्या देना था, यहाँ पर एक परऑक्साइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो परऑक्साइड बॉन्ड दिखाने के लिए ये लगेगा। बाकी सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? पर मेरा सवाल क्या था, हाउ मेनी? तो जवाब दो। दो। चलो, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, लिखो। हाउ मेनी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पर क्लोरिक एसिड, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा नाम के हिसाब से। पर क्लोरिक एसिड। बनाइए भाई। अभी तो पीछे लिखे हो पर क्लोरिक एसिड का, पीछे अभी लिखे हो पर क्लोरिक एसिड का। अच्छा, अभी पढ़ा है HClO4 को पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, H3ClO5। अच्छा, फार्मूला नहीं देखोगे? HClO5। भाई तुम क्या बना रहे हो? H तुम क्या बना रहे हो बोलो? H3Cl। अच्छा ठीक है, यहाँ से तुम हाइब्रिडाइज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 निकाल लिए, ठीक है। अच्छा आइए तेरा स्ट्रक्चर पे देखते हैं। क्लोरीन है, 5 क्या जोड़ना है? 5 ऑक्सीजन जोड़ना होगा ना। कैसे जोड़ोगे बताओ? 5 OH, बताओ कैसे जोड़े? कैसे जोड़ोगे भाई स्ट्रक्चर में? क्लोरीन मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? कितना वैलेंसी दिखाएगा? 7। मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे तुम कैसे बनाओगे 7 बॉन्ड बताओ? फिर कुछ चीजें हैं जो फैक्ट है, जो आपको याद करना होगा, वो करना होगा। हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन पर क्लोरिक एसिड? 3 पाई बॉन्ड, 4। देखो भाई वही अपना तरीका, क्या फॉर्मूला है? HClO। तो एक H है तो एक क्या लगाना है? बचा हुआ 3 O है, तो लो भाई, इससे आसान क्या होता है? ठीक है, सबको बैठ के एक बार रिवीजन करके आराम से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कर लोगे? अब कहानी आता है, अभी तक एक सेंट्रल एटम है। कितना सेंट्रल एटम है? एक। अब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा तब कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? क्वेश्चन एक से ज्यादा वाले में ही आता है, एक वाले में बहुत कम आता है। तो पढ़िएगा आगे क्या लिखा हुआ है भाई। एसिड हैविंग टू सेंट्रल
एटम। तो यहाँ पर दो टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे तुमको पता है कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जा सकता है, +6। अब कोई फॉर्मूला है जिसमें वो +5 में हो सकता है, नहीं हो सकता है? या चलो ऐसे कर लो, चलो पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो। इफ थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऐसा कंडीशन आता है कि थ्योरेटिकल जो तुम निकाल रहे हो मैक्सिमम से कम है, तो सेंट्रल एटम के बीच में कैसे ऐड करेंगे, सिंगल बॉन्ड से। जैसे हम एक एग्जांपल उठाएंगे, समझिएगा। H2P2O6, दो दो चार चार होना चाहिए, हाँ H4P2O6, ठीक है ठीक है, H4। अब बताओ यहाँ पर सेंट्रल एटम कितना है, 2। तो अब तो तुम शंका में फंस सकते हो, सिंगल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, या दो सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन लगाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना हो सकता है, 5। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2x - 12 प्लस में 4, यानी x बराबर क्या आ रहा है, 4। यानी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस है, हाँ हेलो, सिर्फ हम बात कर सकते हैं, है ना। थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कम है किससे, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के बीच में एक क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो 2p है, तो इन दोनों के बीच को कैसे अटैच करेंगे, बस इसके बाद अपना नॉर्मल रूल फॉलो करना है। अब एक और चीज याद करो, जब फास्फोरस का कहानी आता है तो चौथा रूल क्या था, ऑलवेज क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड और OH। देखो तो रूल पढ़ो खोल के, पीछे वाला एक रूल खोलिए। जब फास्फोरस का खेल होगा तो इसमें हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, एक डबल बॉन्ड और OH। आपको अपने मन से सबसे पहले तो लगा ही लेना, ये हमेशा आता है। अब जरा काउंट कर लीजिए कितना ऑक्सीजन हो चुका, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन रह गया, कितना हाइड्रोजन यूज हो गया, तो 2 ऑक्सीजन बचा, तो 2 OH लगा दो। 2 हाइड्रोजन है तो कितना OH लगेगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, बन गया। कुछ आया समझ में, बोलो भाई। 2 हाइड्रोजन था तो 2 OH लगा दिए, कुछ समझे। अगला लिखिए क्वेश्चन, H4P2O7, P2O7, P2O7। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दोगे पहले, क्या टेंशन काहे को लेता मुन्ना, तू पहले बनाओ, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालो। कितना आया, दोनों सेम आ गया ना, तो रूल भी तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, रूलवा पढ़ो भाई, हम काहे पढ़ा रहे हैं। रूल क्या बोलता है, इफ थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन दो सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन घुस जाएगा। समझा देते हैं, देखिए अभी तक थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना निकला था हमारा, +4। मैक्सिमम कितना होता है, 5, तो कम था, तो सीधे नॉर्मली इसको हमने ऐड कर दिया, रूल यही बोलता है। अब यहाँ पर चेक करो तो कितना आता है थ्योरेटिकल, 5, और होता कितना है, 5। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या है, बराबर है। तो अब डायरेक्ट सेंट्रल को सेंट्रल से ना जोड़ने के बजाय बीच में क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन। तो इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, POP। अब एक चीज फिक्स है कि P आते डबल बॉन्ड O और OH लगा देना है। अब बाकी गिन के OH जोड़ लो, क्या को बच गया, 2 4 5,
बोलो, समझ में आया? इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? हाउ मेनी पी ओ पी बॉन्ड प्रेजेंट इन H4P2O7? हाउ मेनी पी ओ बॉन्ड? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस? sp3। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन? बताए थे कल, ब्रिजिंग ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? जो बीच में होता है, दोनों साइड से अलग अलग ग्रुप हो, तो कितना ऑक्सीजन है? इस टाइप का क्वेश्चन। समझ गए? नहीं बनेगा, बना के दिखाओ। दिखाओ तो बन गया तो। लाओ उसका कॉपी दो इधर। दो तीन चार, दो तीन चार, एक दो तीन चार। आपने बनाया है फॉस्फोरस को, कितना वैलेंसी, कितना बॉन्ड बनाया फॉस्फोरस का? काउंट करो तो। एक फॉस्फोरस को कितना बॉन्ड दियो? दो, तीन, चार, पाँच, दो, तीन। यहाँ पे कितना दिए हो? एक। तीन और एक चार। ऐसा होता है क्या? पांच बॉन्ड बनाओगे ना भैया? अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड करोगे तो फिर वैलेंसी खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन पे तीन बॉन्ड लग जाएगा। ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड लेता है ना, इसलिए गड़बड़ा गया। समझ में आ रहा है? एक और बनाइएगा, H4P2O8। H4P2O8, बताओ भाई। अब तीसरा केस आ गया कि इफ थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब सेंट्रल एटम के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड लगाओगे। देखो, ओ, समझे? तो लगा लो भाई। पी ओ ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, डबल बॉन्ड ओ। बोलो, यही बना है ना? अब इससे सवाल आ सकता है, हाउ मेनी परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस, वगैरह वगैरह वगैरह। हेलो। वालेकुम अस्सलाम।
H2S2O7 सॉस। सही बोल रहा है, सॉस बॉन्ड पूछा जाता है। स्ट्रक्चर बस बना लो, और क्या बताओगे। ठीक है, अगला H6Si2O7। सिलिकॉन कहाँ आता है? काशी गए संत प्रभु, कार्बन +4 दिखाता है तो सिलिकॉन भी +4 दिखाएगा। हम्म, हो गया, मजा आ गया। हम्म, हो गया ना भाई। कितना है उसमें, कैसे बनाए हो बताओ। SiO Si और OH OH 3 साइड से, यही है ना। चलो एक लास्ट बना दो। H2C2O4। H2C2O4। हाँ, H2C2O4। हम्म, आ गया समझ में बढ़िया से। चलो, आज का लास्ट टॉपिक है पॉलीथायोनिक एसिड, इसको जरा समझना। लास्ट है आज का। चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है, ढंग से पढ़ा रहे हैं इसीलिए समय लग रहा है। पॉलीथायोनिक एसिड तो समझोगे भाई, पॉलीथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ध्यान से सीख लो। उसी में 3 केस तुम्हारे सिलेबस में है। ध्यान दोगे यहाँ, देखो, एक से ज्यादा सल्फर अगर दिखता है तो उसको हम लोग थायोनिक एसिड पढ़ते हैं किसी किसी कंडीशन में। और कौन सा वो कंडीशन है वो हम बता देंगे। एन का वैल्यू है 0, 1 और 2। एन के जगह पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यही 3 सिलेबस है तुम्हारा। या तो एन के जगह पर आप क्या रख दीजिए, 0, या तो 1, या तो 2। अगर 0 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, कुछ रहेगा क्या, S0 कुछ होता है क्या। तो सीधा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। क्लियर है। 2 सल्फर है तो 2 के लिए क्या यूज करोगे, डाई, और नाम क्या है इसका, थायोनिक। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मूला जरा बनाना, क्या ऐसा बनेगा क्या, H2S2O6। देखो तो यहाँ है, अभी इससे पहले इसी का स्ट्रक्चर बनाया था ना, पर नाम नहीं पता था। ये थायोनिक एसिड का ग्रुप है जिसमें S बीच वाला 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं डाई थायोनिक। अच्छा, अगर बीच में S के जगह, N के जगह पे 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई थायोनिक एसिड। और N के जगह पर 2 रख दोगे तो टेट्रा थायोनिक एसिड। बस, खत्म। यही है पॉलीथायोनिक एसिड। यही क्वेश्चन आता है कि टेट्राथायोनिक एसिड में कितना सल्फर सल्फर का बॉन्ड होगा, तो बताओ जरा। टेट्राथायोनिक एसिड में कितना सल्फर सल्फर का बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा। 4 सल्फर होगा ना भाई, हाँ या ना। टेट्रा में 4 होता है, ट्राई में 3 होता है, डाई में 2 होता है। 4 सल्फर 2 बॉन्ड। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक रहने देते हैं।
आयोनिक एसिड, इसके बाद एनायन के बारे में पढ़ा जाएगा अगले क्लास में। सल्फर तो 4 है ना, 1 2 3 4, एक बॉन्ड यहाँ, 2 3, बस। और क्या, समझ गए? हाँ ठीक है, सही बोले हो। मैक्स टू मैक्स 6 या 4 या 2, 3 को वैलेंसी दिखाता है। अगर 2 है तो उसके पास बाकी लोन पेयर होगा, 4 होगा तो लोन पेयर 2 बचेगा, फिर 6 होगा तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। समझ गए? रहने दें, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद घर जाइए, हटाइए, ज़्यादा पढ़ के मत रहिए, जाओ।